नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 415वां एपिसोड, 415th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. A big thank you to my hospital partner, which is Crims Hospital. My होम पार्टनर इस सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर। सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया स्कीम आ रहा है जहां पर आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। और सिद्धि विनायक तो गणपति बापा हैं, तो उनके नाम से अगर आप घर लेंगे तो आई एम श्योर वो उसका EMI भी आप बराबर भर पाएंगे। अगर नहीं भर पाएंगे तो आज का शो आपको पूरा देखना चाहिए, जिससे आपके हालात और आपके पैसों के इस किस्म की सुविधा आपकी बन जाएगी कि आप अपनी लाइफ बहुत शानदार तरीके से जी पाएंगे। आई रियली वांट टू थैंक ग्लोबस ITI कामठी, जेमिनी आउटडोर्स, जिन्होंने भरतनगर बजाज नगर स्क्वायर पे मेरा होर्डिंग लगाया, धन्यवाद उनको। युवा फाउंडेशन सर्विसिंग वाला, जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स, एंड ऑफ कोर्स अ बिग थैंक यू टू ट्राइकॉस एंड लिक्स्टर्स, द आइसक्रीम ब्रांड। वेल, टुडे वी वांट टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरीबॉडीज लाइफ, एंड दैट इज मनी। सबका सपना हनी और मनी। हनी तब आता है जब मनी होता है, और मनी कब आता है, कैसे आता है, बताने के लिए आज मेरे साथ वो हैं जो पिछले 12 सालों से लोगों को लखपति और करोड़पति बनाने का काम कर रहे हैं। ये एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, ये डायरेक्टर हैं वेल्थ इनसाइट के। क्या सिखाएंगे आज आपको, जिससे आपका जो लाइफ है वो 1 पेज प्लान बन जाए। मेरे साथ इस वक्त है अजय पटवारी सर। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू राज की बात। वेरी गुड इवनिंग राज। सर, कैसे हैं? ऑल गुड सर। 415th एपिसोड सुन के कैसा लगता है? कुडोस टू यू। सर, होर्डिंग बजाज नगर स्क्वायर पे कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। अगली होर्डिंग में तुम्हारा फोटो सूट बूट में चाहिए। सर, 1 पेज प्लान क्या है? सी बेसिकली राज, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज अ रेफरेंस टू अ बुक दैट वाज रिटन बाय कार्ल रिचर्ड्स जी, जिसमें वो ये बताते हैं कि एक फाइनेंशियल प्लान अगर आपको बनाना है आपका, तो हाउ डू यू नीड टू गो अबाउट इट। सी, एक कबीर जी का एक दोहा है, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोए पेड़ खजूर का तो अमुआ कहाँ से पाए। बिल्कुल सही, करेक्ट है ना। इसी दोहे को अगर आप इसका मतलब निकालो जी, तो इसका मतलब ये कहता है कि जब आपके पास समय था तब अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया तो अब उसको ऊपर पछता के कोई फ़ायदा नहीं। कोई फायदा, बिल्कुल सही बात। तो सेम इज़ द केस विथ योर डेली लाइफ। कई बार हम हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में, रोज़मर्रा के कामों में इतने उलझे हुए रहते हैं जी कि हमें उतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम एक आधा घंटा बैठ के पेपर पे वर्कआउट करें कि हम एक्चुअली खड़े कहाँ हैं जी। सुबह से लेके शाम तक दौड़ रहे हैं। नौकरी वाला सुबह नौकरी पे जा रहा है, शाम को वापस आ रहा है। धंधे वाला अपने धंधे पे जा रहा है, शाम को वापस आ रहा है। सुबह शाम डेटर, क्रेडिटर, वेंडर, इन लोगों के साथ में लगे हुए हैं, क्लाइंट्स के साथ में लगे हुए हैं जी। और एट द एंड ये हर कोई जो काम कर रहा है, ये किस लिए काम कर रहा है? पैसे के लिए। पैसे के लिए जी। अब पैसे के लिए काम करना गलत भी नहीं है जी, बिकॉज इट इज़ वेरी फेमसली सेड कि मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, बट पैसे के बिना गाड़ी भी नहीं चलेगी। सच बात। करेक्ट है या पैसे का महत्व हर किसी के लिए अलग अलग है जी। पहले किसी भी इंसान को ये पता करना जरूरी है कि उसको पैसे का महत्व क्या है उसके लिए। सही बात। Why money is important to you? There will be some people who will be saying that money is important to me because I can do all the things that I want to do with it. True. I do not have to work if I have a good amount of money. जी। किसी का लेके उसको पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि मेरी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी अगर पैसा रहेगा तो। कोई एस्पिरेशनल अगर रहेगा तो वो बोलेगा कि ठीक है, मैं पैसा अगर ज़्यादा कमाऊंगा तो मैं मेरे बच्चों की एजुकेशन अच्छे से करवा पाऊंगा, या खुद का रिटायरमेंट अच्छे से ले पाऊंगा, या दुनिया घूम पाऊंगा जी। XYZ, हर किसी के लिए पैसे का महत्व अलग है।
कोई उस पैसे को सोशल स्टेटस के लिए यूज़ करना चाहता है, कोई ज़रूरत के लिए यूज़ करना चाहता है, कोई दिन रात अपना गुजार बसर करने के लिए यूज़ करना चाहता है। सही बात है। सबकी एस्पिरेशंस अलग है। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि वाई इज़ मनी इम्पॉर्टेंट टू यू। जिस दिन आपने ये फिगर आउट कर लिया कि क्या आपको सोसाइटी को दिखाने के लिए पैसा कमाना है, आपको अपने फैमिली के लिए पैसा कमाना है, आपको अपने लिए पैसा कमाना है, या आपको चैरिटी के लिए पैसा कमाना है, जी, जिस दिन आप ये सारी चीज़ों से क्लियर हो जाओगे, उस समय आपको उसके ऊपर काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। नाउ गोइंग बाय द फैक्ट कि 1 पेज प्लान ये क्या है, मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? जी, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैनेजिंग मनी, विच इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, विच इज़ वेरी सिंपल फॉर एनीबडी टू डू। दिक्कत यहाँ आ जाती है ना कि कोई इसके ऊपर बैठ के काम करना नहीं चाहता। जब आप अपनी एक्चुअल पोजीशन पेपर पेन लेके बैठते हो तो 2 चीज़ों की वजह से, या तो आप उसके ऊपर काम करते हो या तो नहीं करते। जी, काम करते हो तो इसलिए करते हो कि भाई आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए, और नहीं करने वाले बहाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर उन्होंने रियल पिक्चर उनके सामने उतारी तो प्रोबेबली वो डर जाएंगे। जी, देयर इज़ वन वेरी मिसकंसेप्शन इन पीपल्स माइंड। किसी को लगता है कि मैं कर नहीं पाऊँगा, और किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पास में बहुत कुछ है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं करूँ क्यों? मैं करूँ क्यों? देखा जाए तो गलत दोनों भी है जी, क्योंकि जिसके पास सब कुछ है जो बोलता है वो उतना अंदर से ज़्यादा खोखला होता है। सही बात, राइट। पैसा दुनिया तमाम का है, बट उसके साथ में टेंशन्स भी दुनिया तमाम की है। जी, जिसके पास में नहीं है वो दिन रात जद्दोजहद कर रहा है कि भाई मैं पैसा कैसे कमाऊँ। So today what I will be talking about is, I will urge all the viewers to simply take a paper and pen जी, और आधा घंटा अपना ईमानदारी से उसके ऊपर दीजिए। और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ अगर आप उसको ईमानदारी से पेपर पे उतार लिए तो प्रोबेबली यू विल बी एबल टू फाइंड योर सेल्फ इन अ मच बेटर पोजिशन कि वेयर आर यू नाउ, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो एंड हाउ डू यू गो अबाउट इट। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर। सो जब हम इस पेपर पेन को लेके बैठेंगे प्लान को बनाने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में एक टी बनाना है। एक पेपर को लीजिए, उसका टी बनाइए, ऊपर एक लाइन करिए, नीचे एक वर्टिकल लाइन करिए। ठीक है। लेफ्ट साइड का कॉलम जो है वो है आपका एसेट्स का, राइट साइड का जो कॉलम है वो आपका है लायबिलिटीज़ का। एसेट्स मतलब वो चीज़ हो गई जिससे आप इनकम अर्न करते हो या जिसमें आपको अप्रिसिएशन मिलता है। जी। तो आपका घर हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, गोल्ड हो गया, ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपके एसेट्स के कॉलम में चली जाएगी। जी। ईमानदारी से बैठिए और ये नोट डाउन करिए। ठीक है। कि अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरे पास 50 लाख का घर है, लिखिए उसकी वैल्यू। जी। गोल्ड है 5 लाख रुपए का, उसकी वैल्यू लिखिए। मेरे इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में या कहीं और इस तरीके के मेरे इतने इन्वेस्टमेंट्स है 20 लाख रुपए के, वो लिखिए। या आपके पास में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन लिखिए, कोई प्लॉट है उसकी वैल्यूएशन लिखिए। ये आपका कॉलम साइड का भरिए पहले, ठीक है। उसके अगेंस्ट में आप ये भरिए कि आपकी लायबिलिटीज़ क्या क्या है। जी। लायबिलिटीज़ मतलब वो जो आपको चुकानी है। जी। हो सकता है आपने जो फ्लैट लिया हो वो खरीदने के लिए आपने लोन लिया हो। जी। तो लोन आउटस्टैंडिंग का अमाउंट लिखिए। आपके क्रेडिट कार्ड्स के कुछ बिल्स हैं जी जो ड्यू है वो आप लिखिए। देन उसके अलावा अगर आपका कोई और कर्जा है तो वो आप लिखिए। कार का लोन हो गया या किसी और चीज़ का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया जी, या शेयर्स के अगेंस्ट में आपने लोन लिया है, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन लिया, तो एवरीथिंग दैट यू आर सपोज टू पे बैक उसको राइट साइड के कॉलम में लिखिए। ठीक है। जब ये दोनों फिगर्स आप लिख लेंगे उसके बाद में इसको माइनस करिए, एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को माइनस करिए। तो आपको पता चलेगी आपकी पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड एज नेट वर्थ। जी। कि भाई आज की डेट में आप कहाँ पे खड़े हो। कई बार देखा ये गया है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास एसेट्स बहुत सारे हैं, उसके ही अगेंस्ट में उसके सामने लायबिलिटीज़ भी बहुत सारी है। जी।
तो मनी मन कहीं ना कहीं उसको देख के ये लगता है कि मैंने इतने एसेट्स तो बना लिए, लेकिन वो दूसरी तरफ उन लाइबिलिटीज़ को नज़रअंदाज कर देता है, ये सोचते हुए कि भाई मेरे एसेट्स तो है और लाइबिलिटीज़ तो मैं चुका ही दूंगा। एंड दैट डज नॉट गिव यू अ करेक्ट पिक्चर, क्योंकि दुनिया को सिर्फ आपके एसेट्स दिखेंगे, आपकी लाइबिलिटीज़ दुनिया को नहीं दिखती, ना ही वो आप किसी को बताते हो। आप नई कार लोगे ना 20 लाख रुपए की, तो आप वो लेके जब निकलोगे तो लोग आपको पूछेंगे राज क्या बढ़िया कार ली है जी, लेकिन कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई इसके ऊपर तूने लोन कितना लिया है, तूने इसकी EMI कितनी दी है, ना खुद आप उसको बताओगे। करेक्ट है, सच बात। तो पहले ये एनालाइज करिए कि आपका नेटवर्थ कितना है जी। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इत्मीनान से शांति से लेके बैठेंगे तो आपका एक 15 मिनट में ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ये होने के बाद सेकंड एस्पेक्ट आता है कि आपका इनकम स्टेटमेंट जी, उसका भी एक कॉलम बनाइए। एक साइड में आपके इनकम लिखिए, एक साइड में आपके एक्सपेंसेस लिखिए जी, राइट। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कमा कितना रहे हो, और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ग्रैन्युलर तरीके से आप उसको खर्चा कहाँ कहाँ कर रहे हो, तब तक आपको ये पिक्चर सामने नहीं आएगी कि आप ये खर्चा कैसे कम कर सकते हो या इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो जी। कई बार ये होता है कि इनकम कम होती है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, सच बात, और वो चक्री चलती रहती है जी। किसी एक महीने में मैनेज करने की बारी आती है, कहीं से मैनेज हो जाता है, फिर दूसरे महीने में भी मैनेज हो जाता है, फिर तीसरे महीने में भी मैनेज हो जाता है जी। तो ऐसा लगता है कि मेरी इनकम जितनी है वो सफिशिएंट है, मेरे एक्सपेंसेस आराम से पूरे हो रहे हैं, वो आराम से पूरे नहीं हो रहे। अब जैसे अगर आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे लोगे, तो अगर आपने फैमिली के साथ में कहीं जाने का प्लान बनाया जी, तो आप पहले तो ये नहीं सोचते कि आपके पास में पैसे कितने, बराबर है, सही बात है। सबसे पहले आपके दिमाग में आती है कि आपको जाना कहाँ है, करेक्ट जी। अगर आप बोलोगे कि मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट का बजट आप कम में भी कर सकते हो या ज़्यादा में भी खर्चा कर सकते हो जी। अगर आपकी इनकम आपको सपोर्ट करेगी तो हो सकता है कि आप रहना भी 5 स्टार में पसंद करोगे, आना जाना भी फ्लाइट से ही पसंद करोगे और प्राइवेट टैक्सी लेके घूमना पसंद करोगे जी, करेक्ट है। तो ये जो फाइनेंशियल गोल्स भी हमारे होते हैं, ये भी इसी तरीके के होते हैं। दिस इज ऑल्सो नथिंग बट अ प्लान, अ ट्रैवलिंग प्लान, जहाँ पे आपको ये पता होता है कि आपको यहाँ से 10 साल बाद में यहाँ पहुँचना है, 15 साल बाद यहाँ पहुँचना है, 20 साल बाद यहाँ पहुँचना है, और उसके हिसाब से आपको बजटिंग पहले से करनी पड़ेगी। इट कैनॉट हैपन कि रातों रात आपके पास में कहीं से पैसे आ जाएंगे और आप ये सोचोगे कि मैं वो प्लान मेरा पूरा कर लूँ, वो नहीं होने वाला जी। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। जैसे अगर आप कोई लोन लेते हो तो आप सबसे पहले ये मेक श्योर करते हो कि आप हर महीने उसकी EMI रेगुलरली भरो जी। लेकिन वही अगर मैं किसी को बोलूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट करो, तो उनको सबसे पहले चिंता ये हो जाती है कि मैं इसको हर महीने भर पाऊँगा कि नहीं भर पाऊँगा जी। वो क्यों है? वो बेसिकली सिंपल फैक्ट है, क्योंकि ही हिमसेल्फ डज नॉट नो कि व्हाट इज़ हिज इनकम, व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट ही कैन कट शॉर्ट। किसी दिन आउटिंग के लिए गए, डाइनिंग के लिए गए, तो वो 2000 में भी काम हो जाता है, किसी महीने में 5000 भी लग जाते हैं, सच बात। लेकिन अगर वो डिसिप्लिन के साथ करे तो जो एक्स्ट्रा का खर्चा हो रहा है, दैट एक्स्ट्रा का खर्चा कैन बी सेव्ड, दैट सेविंग्स कैन बी पुट अक्रॉस टू फुलफिल योर फाइनेंशियल गोल्स जी। हमने लास्ट टाइम भी जो एपिसोड किया था, सिप करो भूल जाओ जी, उसमें भी हमने यही बोला था कि जो बंदा शुरुआत में जल्दी शुरू कर लेगा, उसके लिए पैसा जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत जल्दी और इत्मीनान से, शांति से, आराम से पहुंच जाएगा। गलती कहाँ होती है? हम ना एक भ्रम में जीते जी। हमको ऐसा लगता है कि हम समय आने पे सब कुछ कर लेंगे, कर लूंगा, देख लूंगा, हो जाता ना भाई, संभाल लूंगा, कोई चिंता नहीं है, अरेंज कर लूंगा। एग्जैक्टली। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन 2 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल रहती है। कॉन्फिडेंस में आदमी चलता है, लेकिन जैसे जैसे उसका अल्टीमेट गोल पास आते लगता है ना, तब उसको चिंता सताने लग जाती है कि यार मैं तो अलग बोल रहा था कि ये हो जाएगा, बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है या ये नहीं हो पाएगा। तब फिर वो कहीं ना कहीं किसी को ढूंढता है जो उसको फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड कर सके।
और फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला सबसे पहले यही चीज़ देखेगा कि भाई आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका सेविंग्स का परसेंटेज कितना है, और ये आपका गोल है। तो ये गोल के लिए अगर आपको इतने पैसे लग रहे हैं लेकिन आपका सेविंग्स रेशियो आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपको बोलेगा कि आपको इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। और तब जवाब निकलता है कि मैं स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा जी। वाई? क्योंकि जो समय आपके हाथ में था उस समय को आपने गवा दिया जी। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछता है। तो जब करने की बारी थी तब आप अपनी अलग सोच में घूम रहे थे कि आपसे हो जाएगा, आप कर लोगे, लेकिन जब जैसे जैसे वो चीज़ें पास आने लगी तब आपको डर लगने लग गया। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपने उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया कि भाई बच्चे को हो सकता था, आप उसकी क्षमता ये है कि वो और भी अच्छी क्लास में जा सकता है या और भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपके पास में वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आपने उसको बोला कि नहीं बेटा तू एक काम कर, तू ये इंस्टीट्यूशन में मत जा, तो इसी का इक्विवेलेंट या दूसरा इंस्टीट्यूशन ले ले जहाँ पर तू कम पैसे में सीख जाएगा। तो गलती किसकी है? गलती उस बच्चे की नहीं है जिसने नंबर्स भी लाए, जिसने वो प्रतिभा भी दिखाई, जिसमें वो काबिलियत भी है जी। गलती उसके पेरेंट की है क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उनका बेटा इस तरीके से आगे के लिए जंप मार सकता है, या अगर किया भी था तो वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस में चलते रहे कि जब ज़रूरत पड़ेगी मैं इसके लिए सब कुछ कर लूँगा। लेकिन कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं। द आइडिया इज़ कि अगर आप एक डिसिप्लिन को मेंटेन करोगे शुरू से लेके आखिर तक, तो आपको ना तो समय पे पैसे जुगाड़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी के सामने सॉरी फिगर बनने की ज़रूरत पड़ेगी कि बेटा नहीं हो पाएगा। आप अपनी तरफ से प्रिपेयर्ड रहो, वो करे या ना करे, दैट इज़ अगेन अ डिफरेंट थिंग। सर पिछली बार हमने शो किया था मार्केट 50,000, अब की बार बाजार 50,000 सर वो 50,000 तो पार हो गया था आपने बोला, और शायद विद इन अ डे, नहीं विद इन अ डे नहीं, वो विद इन अ मंथ, मंथ एंड 2 हो गया था। हाँ जी। तो वो 15-20 दिन के इसमें ही हो गया था, मतलब वो इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगा था जी। तो सर 50,000 तो पार हो गया मार्केट जी। अब क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि कोरोना काल ख़त्म होने आ रहा है, अनलॉक शुरू हो रहा है अभी धीरे धीरे, जो पूरी व्यवस्थाएं थी जो ऑफ ट्रैक हो चुकी थी, नाउ दे आर कमिंग बैक ऑन ट्रैक। मार्केट वापस से क्या उसी उत्साह से खुलेगा? क्या लोगों ने जो SIPs, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स में पैसे लगाए हैं, क्या वो पैसे आने वाले वक्त में बिल्कुल सेफ रहेंगे? किस तरह से देखें मार्केट को अब? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द इन्वेस्टर्स जिन्होंने पिछले 1 साल में अच्छा पैसा बनाया, कोई डाउट नहीं है उसमें। घर में रहकर जी। मतलब 2 चीज़ें होती है ना, आदमी काम करता है, कई सिचुएशंस में ऐसा होता है ना कि आदमी काम करते रहता है लेकिन उसका पैसा काम नहीं कर रहा होता जी। यहाँ पे सिचुएशन उल्टी थी, आदमी काम नहीं कर रहा था लेकिन उसका पैसा बहुत काम कर रहा था। बहुत बढ़िया, राइट जी। अब रही बात कि बाजार यहाँ से और आगे कहाँ जाएगा, तो उसके कोई लिमिट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। आज 50-52 हज़ार की लेवल पे है, हो सकता है आपको यहाँ से 60,000 भी देखने को मिल जाए, लेकिन हमको उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए, जैसा मैंने पहले भी बोला, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपका गोल क्या है। आपने अगर उसको फिगर आउट कर लिया तो एवेन्यूज़ उसको पाने के लिए क्या क्या हो सकते हैं वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, या आप किसी से कंसल्ट करोगे तो वो आपको बेटर तरीके से गाइड भी कर देगा। अब ऐसी सिचुएशन में ना, मैं एक बहुत क्लासिक एक कोट लेके चलता हूँ अपने साथ हमेशा कि 3 C's ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, राइट, 3 C's ऑफ इन्वेस्टमेंट। सी वो कैपिटल कैट वाला जी। व्हाट आर दिस? दिस इज नथिंग बट कैश, करेज और क्राइसिस। ये तीनों कभी एक साथ नहीं आते।
ओके। कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपके पास कैश तो बहुत है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि पैसा कहाँ डालना है जी। तो आपको वो क्राइसिस वाली सिचुएशन नहीं दिख रही, और अगर वो पता चल भी गया कि कहाँ डालना है तो वो हिम्मत नहीं हो रही जी, जिसको हम करेज बोलेंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास में हिम्मत तो बहुत है लेकिन कैश नहीं है जी, क्राइसिस भी दिख रहा है लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे जी। और तीसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि पैसा भी है, हिम्मत भी है, लेकिन क्राइसिस नहीं समझ में आ रहा। सच बात। क्योंकि कोई भी चीज़ में आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको क्राइसिस वाली सिचुएशन होना बहुत ज़रूरी है। उस समय डाला हुआ पैसा आपको सबसे बेहतरीन रिजल्ट बना के देता है। क्लासिक एग्जाम्पल लास्ट मार्च 2020 जी, देयर वाज अ कंप्लीट हैवॉक इनटू द मार्केट्स। रोज़ बाज़ार खुलता था नीचे की तरफ, कभी एक दिन में एक ही बार सर्किट लगता था, कभी 2 बार सर्किट लगता था, लोअर सर्किट, ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती थी और तूफान पैसा टूट रहा था। देयर वर सम सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हु वर गेटिंग पैनिक्ड, दे वर पुलिंग आउट द मनी कि भाई मेरा पैसा और टूटेगा। वहीं कुछ हम लोग जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र जिन्होंने इतने सालों में मार्केट की हर साइकिल को देखे, हम लोग एक्साइटेड थे क्योंकि वी वर ऑफ द बिलीव दैट दिस सिचुएशन इज़ टेम्पररी। जी। लेकिन जो चीज़ के लिए आप पहले 100 रुपये देने को तैयार थे, अगर आज वही माल आपको 50 रुपये में मिल रहा है तो पैसा लगाओ, वो लगाने का समय। एंड टू ऑल आर इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन लास्ट 1.5 year with us, the results have been very exemplary. But the idea is not to get carried away with this. दुनिया में सिर्फ यही एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो आपको तूफान पैसा बना के दे सकता है। इट इज़ ऑल अबाउट साइकिल्स। हर एसेट क्लास की एक साइकिल होती है। कभी गोल्ड चलेगा, कभी रियल एस्टेट चलेगा, कभी शेयर मार्केट चलेगा, या हो सकता है कभी आपको फिक्स डिपॉजिट के रेट्स भी वापस 8% और 9% पे देखने को मिल जाएंगे। सर लेकिन अभी जो फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स हैं और अगर हम म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न देखेंगे या हम उसको कंपेयर करेंगे जो बहुत ही ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, गोल्ड होता है, लैंड होता है, सो जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से दिखा लैंड में, बहुत तेज़ी से दिखा गोल्ड में, बहुत तेज़ी से दिखा एफडीज़ में क्योंकि परसेंटेज कम हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड्स इज जस्ट ऑन धीरे धीरे वो कछुए वाली चाल चलना नहीं है। ऐसा नहीं है राज, म्यूचुअल फंड्स में भी नेगेटिव वाला सिनारियो आता है बिकॉज अल्टीमेटली उसका अंडरलाइंग वैल्यू कहाँ से आएगा? उसका अंडरलाइंग वैल्यू तो स्टॉक मार्केट से या डेट मार्केट से ही आएगा। क्योंकि अनुराग मोरगड़े देख रहे हैं इस वक्त, वो पूछ रहे हैं सर आई वांट टू आस्क what returns we can expect in monthly SIP in mutual funds due to unstable market by pandemic. Right. What returns we expect after 2-3 years? See, the idea is, मैं अनुराग जी को ये बोलूँगा कि अनुराग जी don't look at the returns. See, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आप उसकी लॉबी में देखते हो वेटिंग एरिया में तो 10 पेशेंट बैठे होते हैं जी। अब क्या वो डॉक्टर हर 10 पेशेंट को सेम दवाई देता है? सर 10 की तकलीफ ही अलग है। बिल्कुल सही है। सो दैट डॉक्टर विल फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोज जी कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, आपके सिम्टम्स क्या है, बराबर है जी, आपके हेल्थ इश्यूज़ क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंगली वो आपको डोज प्रिस्क्राइब करेगा। किसी को कम देगा, किसी को ज़्यादा देगा, किसी को कोई दवाई देगा, किसी को कोई दवाई देगा। सो किसी एक आदमी के लिए, हर किसी के लिए वो सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं होती जी। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग तो सबके सिनारियोज अलग अलग है। किसी के पास महीने की डिस्पोजेबल इनकम 50,000 रुपये की है तो उसका अग्रेसिव सेविंग्स रेशियो रहेगा जी। किसी के पास में सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने निकालने की काबिलियत है तो अकॉर्डिंगली वो अपने गोल्स को उस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क द रिटर्न्स विल वेरी। It is as simple as that. The formula is very simple. सर 3 C's तो समझ, जैसे कैश है, करेज है और क्राइसिस। अब सर किसी के पास कोई जो मंथली SIP भरता है जी सर, वो सेफ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी बोलते हैं उसको जी। वो एक ऐसा मीडियम है जिससे एक छोटा अमाउंट हर महीने इकट्ठा होता है और पता नहीं चलता। बिल्कुल। लेकिन सर ऐसा व्यक्ति जिसके पास
वो हर महीने की 5,000 रुपये की SIP के बाद भी कभी कभार लमसम, जैसे एडवोकेट नितिन रमेश गांधी देख रहे हैं सर, एडवोकेट्स के पास भी लमसम कहीं ना कहीं से आ जाता है। बिल्कुल सही। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पर कभी कभार एकदम से पैसा स्ट्रक होता है जी, तो उस पैसे को क्या वो SIP के साथ ऐड ऑन करके लगा सकता है, ताकि जो अनुराग जी का सवाल है कि जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा मिले आफ्टर 2-3 ईयर्स? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कहीं भी ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स या किसी और से रिलेटेड नहीं है। मैं अपने सारे व्यूवर्स को एक बहुत सिंपल गोल्डन रूल बताना चाहता हूँ कि कहीं भी आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप FD कर रहे हैं, चाहे आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, या बॉन्ड ले रहे हैं, या आप प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, डालने से पहले आप पहले ये अपने आप से सवाल पूछिए कि ये पैसा आपको कितने समय के बाद लगने वाला है और क्यों लगने वाला। अच्छा, अगर ये 2 सवाल के जवाब आपके पास है तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आपको, जैसे अनुराग जी सवाल पूछ रहे हैं आज की डेट में, या अगर कोई पर्टिकुलर दूसरा कोई बंदा ये सोचे कि प्रॉपर्टी मार्केट में अभी यहाँ से तेजी दिखने की बहुत उम्मीद है जी, उसको पता है कि उसको 3 साल बाद में ये पैसा लगेगा जी, राइट। सब तरफ हैवॉक मचा हुआ है प्रॉपर्टी मार्केट्स में। जो प्रॉपर्टी उसको उसके घर के सामने का प्लॉट पहले 5,000 रुपये स्क्वायर फीट में मिल रहा था, वो प्रॉपर्टी उसको 2,000-3,000 रुपये स्क्वायर फीट में भी मिलने को तैयार है। तो क्या वो बंदा वो पूरा पैसा प्रॉपर्टी में डालेगा? द आंसर इज नो। सर वाई नो? सीधा सर 2-3 हज़ार पे आ गई 5,000 की चीज़, अभी तो सर इट विल अगेन गो बैक टू 5,000 जो उसका कॉस्ट था। ट्रू। तो फिर क्यों नहीं जा सकता है ना? तो फिर क्यों नहीं? लेकिन अगर आपका गोल ही 2 से 3 साल के अंदर है, प्रॉपर्टी लेना ना बहुत आसान है राज जी, लेकिन अगर आप उसको बेच ना पाओ ना तो वो किसी काम की नहीं। सच बात। बेचते आना वो सबसे बड़ी कला है जी। तो ऐसी कोई चीज़ जिसमें लिक्विडिटी ना हो, आप उस पैसे को ब्लॉक नहीं करोगे। तो पहले आपको सिर्फ आपसे ये खुद से सवाल पूछना है कि आपको ये पैसा कितने समय के लिए डालना है और किस चीज़ के लिए आपको लगने वाला है। अगर आप मुझे बोलते हो कि मैं, जैसे अनुराग जी ने सवाल पूछा जी कि मुझे 2 से 3 साल में, आपको 2 से 3 साल बाद में क्यों चाहिए वो पैसा? क्या आपका गोल पास आने वाला है? अगर आप बोलोगे कि नहीं, गोल तो पास नहीं आने वाला है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे को ये पैसा क्यों डालना है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि मुझे 2 से 3 साल में रिटर्न मिल जाएंगे, क्या मानो खुदा ना खास्ता 3 साल में रिटर्न बन भी गए जी, तो क्या आप उस पैसे को निकाल लोगे? क्योंकि अगर आपका गोल सामने नहीं है या आपको उसका एंड यूज़ नहीं पता है, तो चांसेस ये भी बहुत हाई है कि आप उस पैसे को नहीं निकालोगे, क्योंकि आपको रिटर्न तो बनते हुए दिख रहा है। पर सर अगर 2-3 साल बाद जिस तरह से अगर आज से इन्वेस्ट करना शुरू करें, 3 साल के बाद एक अच्छा रिटर्न बनता भी है और उसको निकालने के बाद फिर एक नया थॉट बनता है कि अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, अब मुझे FD करा लेना है, या मुझे किसान विकास पत्र ले लेना है, या फिर मुझे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें डालना है पैसा, तो वो डिसीजन गलत होगा फिर से? आप काम करते हुए पैसे को घर पे बिठा के रखना चाह रहे हो। अच्छा, इसको इस तरह से देखा जाए। ऑब्वियस ही बात है, जो पैसा आपके लिए अच्छा काम कर रहा था, आपने उसको काम करना रोक दिया, बोले बेटा हो गया तेरा काम, तूने पूरा कर दिया, अब तू एक काम कर, अब तू आराम कर ले, मैं काम करूंगा। अच्छा, पैसा थकता नहीं, लेकिन पैसा थकता नहीं, पैसा थकता नहीं। द आइडिया इज वेरी सिंपल राज, कि अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, तो किसी भी एसेट क्लास में पैसा डालना गलत नहीं है। एवरी एसेट क्लास इज वेरी ब्यूटीफुल। That all depends on the perspective of the person who is investing the amount. जी, आपको बहुत क्लियर रहना है कि अगर आपके गोल्स 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर के हैं, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको बाहर कितनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों ना दिख रही हो, प्लीज़ डू नॉट टेक रिस्क विद दैट मनी, बिकॉज द मनी इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 1 year डाउन द लाइन। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी की हायर एजुकेशन की एडमिशन होने वाला है, आज 12th की एग्ज़ाम दिया है, या उसने मानो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है और उसमें वो क्वालिफाई हो गया, पता है कि 6 महीने के बाद में उसकी एडमिशन होने वाली है जी। और आपका कोई फ्रेंड आपको ये आके बोलता है कि यार ये पर्टिकुलर फलाना शेयर है, ये ले ले, 6 महीने में जो तेरे पैसे लगने वाले हैं तेरे बेटे के एजुकेशन के,
वो पैसे 2 साल की फीस भी निकाल देंगे, तो क्या आप उसके साथ में रिस्क लोगे? तो बिल्कुल द आंसर इज नो। अगेन इज नो। या ओके, क्योंकि अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा होता है तो 2 साल की फीस तो दूर, जो फर्स्ट ईयर की फीस आपको भरने की सिचुएशन थी उसके भी लाले पड़ जाएंगे। पर सर कैश है, क्राइसिस नहीं है, लेकिन करेज तो है। दोनों बाकी तो होना चाहिए ना जी। करेज कम्स वेरी हैंडी। कई बार जब कैश और क्राइसिस नहीं होता ना तो करेज हमेशा ज़्यादा होता है। अच्छा, आज अगर आपके पास में मैं 1 करोड़ रुपए दे दूँ ना तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा कि आपको ये पैसा डालना का है। जी। जब तक हाथ में नहीं है ना तब तक आप ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ में बोल सकते हो कि मैं यहाँ पैसा लगाऊंगा, यहाँ पैसा भाई तूफान बनेगा। लेकिन जिस दिन वो पैसा हाथ में आ गया, वो पैसा डालने से पहले आपको 10 बार डर लगेगा। ये होता है, सच बात। सो स्टिक टू योर गोल्स, डिफाइन इट ऑन पेपर एंड देन अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट। सो 1 पेज प्लान पे हम वापस आते हैं। हमने सर अपने लाइबिलिटीज़ के बारे में एक तरफ लिख दिया, हमने अर्निंग्स के बारे में एक तरफ लिख दिया, असेट्स के बारे में एक तरफ लिख दिया। अब सर जो अर्निंग्स हैं वो तो सर फ्लक्चुएट होती रहेंगी। बिल्कुल सही है ना, लेकिन सर एक्सपेंसेस भी फ्लक्चुएट होते रहेंगे। वेरी ट्रू। क्योंकि एक्सपेंसेस भले जो आज व्यक्ति पेट्रोल भरा रहा है, आज से 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, कल सर 110 होने के चांसेस ज़्यादा है, 90 और 80 होने के चांसेस कम है। बिल्कुल सही। तो वक्त के साथ तो सर एक्सपेंसेस तो बढ़ ही रहे हैं, अर्निंग सेम है, तो इसमें 1 पेज प्लान का क्या रोल आता है? देखिए, एक्सपेंसेस तो बढ़ते ही रहने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन हिस्टोरिकल डेटा अगर आप ये देखोगे ना तो आपकी अर्निंग्स भी बढ़ती है। आप किसी एक बंदे को सेम सैलरी पे 5 साल काम करा के मुझे दिखा दो, नहीं करेगा वो काम। एवरी ईयर विच एवर जॉब ही इज वर्किंग इनटू, वहाँ पे एक इंक्रीमेंट तो होता है। okay. किसी में 7% होगा, किसी में 8% होगा, किसी में 12% होगा, किसी में 15% भी होगा। हर धंधे में भी कोई धंधे वाला जब काम करता है तो वो धंधे में अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए काम करता है। जी, बराबर है। बराबर है। ताकि वो अपना टर्नओवर बढ़ाता है जी, अपना सेल्स बढ़ाता है, अपना रेवेन्यूज बढ़ाता है। तो ग्रोथ की भूख ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको नहीं है। हर किसी को आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नेचुरल सी बात है कि उसकी लाइफस्टाइल में इजाफा होगा, और लाइफस्टाइल में जो इजाफा होता है ना वो एक्सपेंसेस डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस बनते हैं जी। और उन्हीं एक्सपेंसेस का रोल तब आता है जब उसकी इनकम बढ़ती है। क्योंकि मोटा मोटा अगर आप एक बेसिक खर्चा घर का निकालो ना तो वो आपका एक बेसिक खर्चा जो है वो बेसिक अमाउंट में हो जाता है। सच बात। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किसी एक आइटम में फ्लक्चुएशन होगा, वो ऊपर जाएगा, किसी एक आइटम में दाम कम होंगे तो वहाँ बचत होगी, लेकिन एक मोटा मोटा बेंचमार्क फिगर जो है वो उसके आसपास होके पूरा हो जाता है। जी। खर्चे जो हमारे होते हैं ना राज, वो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी पिछले काफ़ी समय से लोग घर में बैठे हुए हैं तो लोगों का डाइनिंग का खर्चा बच गया जी, जो होटलिंग करते थे बाहर उसका खर्चा बच गया, ट्रैवलिंग का खर्चा बच गया, कपड़े लत्तों का खर्चा बच गया जी, गाड़ियाँ घर से बाहर कम निकल रही है तो पेट्रोल का भी खर्चा बच गया जी। आई वुड लाइक टू आस्क दिस पीपल कि जब ये खर्चे पूरे बच गए हैं तो व्हाट हैव यू डन विद दिस मनी? सेविंग तो हुई है ना? बिल्कुल सेव हुआ है। अगर आप महीने के होटलिंग के पीछे 10,000 रुपये खर्चा करते थे, अर्निंग्स भी तो कम थी, ये भी तो देखना चाहिए। ठीक है ना, अर्निंग्स कम थी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अर्निंग्स भी बढ़ी है जी, बट जो पहले आपको 1 लाख रुपए कमा के 80,000 रुपये का खर्चा लग रहा था जी, आज आपकी 50,000 रुपये की अर्निंग आ रही होगी, या जो आपका पुराना पैसा लगा होगा वो तो आपके लिए काम कर ही रहा होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात, वो आपके लिए कमा रहा है जी। तो जो आपका खर्चा 80,000 का था वो खर्चा तो सीधा आधा हो गया ना भाई। जी, सच बात। तो क्या आपने अपना सेविंग्स रेशियो बढ़ाया? और अगर सेविंग्स रेशियो नहीं बढ़ाया देन प्रोबेबली यू आर इनटू डीप क्राइसिस। सर एक सवाल आया कादिर शेख का, कादिर शेख हमें देख रहे हैं, पूछते हैं सर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ असेट एलोकेशन? Asset allocation plays a very important role in everybody's life. आप किसी एक एसेट क्लास पे बुलिश हो जाओ
और पूरा पैसा उसी में डाल दो, क्या होता है ना कि लालच और डर, ये दो चीज़ें जो है ना, ये इंसान को बहुत वेग बना देती है। जो पहले हमने कई बार कुछ लोगों से सुना कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता है जी, वो क्यों उनका स्टेटमेंट आया? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ख़राब हुआ। अब उनका एक्सपीरियंस ख़राब क्यों हुआ? क्योंकि वो उनके ओन बिहेवियर की वजह से ख़राब हुआ। ओके। उनमें लालच आ गया था। उनको ऐसा लगा मैं ये पैसा डालूंगा आज, 100 के 200 हो जाएंगे, 200 के 400 हो जाएंगे, 400 के 800 हो जाएंगे और मैं निकल जाऊंगा। वो ये बिना समझे कि उस एसेट क्लास में रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व है जी। वहीं अगर कोई एक ऐसा पर्सन होता जिसने शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया होता, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया होता, रियल एस्टेट में भी किया होता, गोल्ड में भी किया होता, तो प्रोबेबली उसका जो रिटर्न्स का रेशियो है वो कंसिस्टेंट रहा होता। क्योंकि हर एसेट क्लास एक साथ में ना तो ऊपर जाएगी ना तो एक साथ में नीचे जाएगी। सच बात। ये सारी एसेट क्लास एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी। बहुत रेयर ऐसा, जैसे अभी अगर आप क्लासिक एग्जांपल अभी देखो तो प्रॉपर्टी मार्केट में कोई उछाल नहीं है जी, राइट। लेकिन 2007 से लेके तो 2013 का पीरियड अगर आप देखते तो नागपुर में ही प्रॉपर्टी मार्केट में आग लगी हुई थी। सच बात। और ये वो पीरियड था जहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स में भी आग लगी हुई थी जी, नीचे की तरफ जी। करेक्ट। सो एसेट एलोकेशन हेल्प्स एनी इंडिविजुअल टू मेंटेन हिज रिटर्न्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। सर एक सवाल, आपने अपना जवाब पूरा दे दिया। यू वांट टू ऐड समथिंग? ओके। एडवोकेट नितिन गांधी देख रहे हैं, कहते हैं सर कैन वी सी आवर फ्यूचर प्लान्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स और अनसिक्योर्ड रिटर्न प्लान, दैट टू लॉन्ग टर्म प्लान? अनसिक्योर्ड रिटर्न प्लान में उसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप अनसिक्योर्ड में किसको बोल रहे हैं। क्या आप इसको ये बोल रहे हो कि आपने ब्याज पे पैसा लगाया है जहाँ पे आपको साल का 2 रुपया सैकड़ा मिल रहा है, मतलब साल का 24% रिटर्न आ गया जी, और आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग में ज़्यादा करके रखे हो, तो ट्रस्ट मी गांधी जी, यू आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। क्योंकि अभी ऐसा सिनारियो है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पहले ब्याज का धंधा बहुत अच्छा चलता था, 18% 24% अकॉर्डिंगली आता था, क्योंकि ये धंधा भी चलता है भरोसे के ऊपर। सच बात। लेकिन ये जो सिचुएशन अभी आई है, यहाँ ब्याज तो दूर की बात है, मुद्दल तक का लोगों के वापस नहीं आ रहे, क्योंकि सामने वाले की परिस्थिति कैसे बदल जाएगी और उससे आपको पैसा वापस देने की उसकी एबिलिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आप कभी नहीं लगा सकते। सर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जो नॉन ट्रेडिशनल वेज थे, ना ही सिर्फ इनकम के लेकिन ऑल्सो सेविंग के। SIP प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस पेंडेमिक। 2 साल लोगों ने कुछ लोगों ने तो सर जैसे ही उनके हाथ के पैसे खाली हुए, ये जो पैसा उनका SIP में लगा हुआ था वो उन्होंने तोड़ा। बिल्कुल सही है। और वो उनको काम आ गया। ऐसे लोग जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी समय से इन्वेस्टमेंट करके रखा था, उन्होंने अगर बीमारी आई घर में, कोविड आया, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े बिल सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स की वजह से उन्होंने वो भर पाए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस वक्त इन्वेस्ट का काम किया, इन्वेस्टमेंट करने का काम किया। बिल्कुल सही। और जहाँ उन्होंने 2 रुपये लगाए उन्होंने 5-7 रुपये कमा लिया। बिल्कुल सही। तो एक अलग लेवल की चीज़ देखने को मिली इन फाइनेंशियल मार्केट। वेरी ट्रू। एक बहुत मतलब सर ये इसको मैं क्या, इसको किस एक तरीके का सुनामी था ये, जो समझ नहीं पा रहे थे लोग कि आएगा कि जाएगा, बहाएगा या लुटाएगा, समझ नहीं पा रहे थे लोग। सर इस किस्म के मार्केट को आगे भी देखा जा सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि आने वाला वक्त कैसा है कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज बायोलॉजिकल वेपन जो होता है, जो जिसको आप बोल रहे हैं अभी कोविड का नाम दिया है, वो बायोलॉजिकल वेपन आगे भी यूज हो सकता है। ट्रू। तो कैसी तैयारी रखनी चाहिए अभी से? 1 पेज प्लान तो हो गया, फ्यूचर कैसे करें? आपने ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है।
ये मेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था क्या? नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं था ये। ओके आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है जी, जिसमें आपने 2-3 अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करी जी। पहली की एसआईपी के रिटर्न्स। जी जैसे मैंने लास्ट शो में भी बोला था कि किसी भी एसआईपी में रिटर्न 5 साल से पहले नहीं बनता, क्योंकि जब तक वो एक आपका कॉर्पस इकट्ठा नहीं होगा जी, जिसके ऊपर 5% 10% की तेजी आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बढ़ा के दे, तब तक के आपको उसके अंदर मज़ा नहीं आएगा। ओके। आपने 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू करी, 5 साल तक उसको ईमानदारी से चलाए, तो उसके अंदर कॉर्पस जमा हो गया 3 लाख रुपये जी। जब वो 3 लाख रुपए के ऊपर 10% 20% की आपको तेजी दिखेगी ना, तो वो अमाउंट आपको बढ़ता हुआ बहुत तेज दिखेगा जी। पहले महीने का इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपये गया और उसके ऊपर 20% की भी तेजी आ गई, तो वो आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है बोलेगा। क्योंकि किसी भी एसआईपी में रिटर्न्स बनने के लिए एक कॉर्पस का जमा होना जरूरी है पहले, तब उसका कंपाउंडिंग का मज़ा आता है जी, ठीक है। तो कभी भी एसआईपीज जब करें तो बेसिकली अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से एसआईपी करें, ताकि आपको कम अमाउंट लगा के ज़्यादा आउटपुट मिले, सो दैट कि यू कैन मैच योर गोल्स एंड रिटर्न्स। जी। दूसरा सवाल आपने ये बोला, मतलब दूसरा स्टेटमेंट आपने जो दिया वो ये दिया कि कुछ लोग थे जिन्होंने म्यूचुअल फंड से अपने पैसे निकाल लिए जी, राइट, और अपने खर्चों को पूरा किया। आई वुड लाइक टू प्लेस इट इनटू अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप ये सवाल पूछिए कि इन लोगों को अपने म्यूचुअल फंड्स को क्यों तोड़ना पड़ा? क्यों तोड़ना पड़ा? क्योंकि उनके पास बैकअप तैयार नहीं था। इसलिए मैंने पहले जब बोला कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप पैसा डाल रहे हो तो क्यों डाल रहे हो और किस चीज़ के लिए डाल रहे हो, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बहुत क्लियर हो जाए। वैसे ये उनका पैसा है, पर ये जो पैसा जिन्होंने डाला, हाँ, so you cannot blame them, मतलब I will not blame them. No, but this was the thing sir, पैसा कब जरूरत पड़ता है? जरूरत के टाइम पे। True जी। तो बेसिकली पैसा आपका ही था, वो आपने यूज करना ही था जी, आपने यूज किया, कोई गलत नहीं है उसमें जी। लेकिन अगर इसी सिचुएशन को आपको मैनेज करना था तो देयर वाज नो नीड टू ब्रेक योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रोवाइडेड अगर आपने अपना एक इमरजेंसी कॉर्पस अलग बना के रखा होता। ओके। जैसे अभी बहुत से लोगों को ये समझ में आ गया है कि भाई इनकम डिसरप्ट हो सकती है जी। कई बार लोग पहले ना कमर्शियल प्रॉपर्टी को बहुत हॉट इन्वेस्टमेंट समझते थे जी, कि भाई एक दुकान किराए पे लेके रख दो, उसका रेंट तुमको हर महीने आएगा। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो वो सिचुएशन पूरी उल्टी पड़ गई है। बेंगलोर जैसी सिटी में जहाँ पे मैक्सिमम आईटी पार्क्स है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है जिन्होंने बड़े बड़े ब्लॉक्स किराए पे लेके रखे, दे आर वेकेटिंग द ब्लॉक्स बिकॉज दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि वर्क फ्रॉम होम में उनकी कॉस्ट भी कम है, तो उनको इतना बड़ा ऑफिस सेटअप लेके रखने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलर इज द केस विद कमर्शियल प्रॉपर्टीज। दुकानें बंद है तो नेचुरल सी बात है कि आप दुकानदार को ये भी नहीं बोल सकते हो कि भाई मेरा किराया दे दे, वो बोलेगा भैया दुकान ही बंद है। और वो भी सिचुएशन आपके सामने क्लियर नहीं है कि वो दुकान आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, या बंद करके वो वाइंड अप कर देगा। तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट थिंग एज ऑफ नाउ टू इन्वेस्ट जी। वहीं अगर आपने इसको पहले से फोर्सी करते हुए अपने 6 महीने से लेके 1 साल तक के एक्सपेंसेस, उसके लिए अगर आपने एक अलग किटी बना के रखी होती, तो जो म्यूचुअल फंड आपके पिछले साल बहुत अच्छा काम कर सकते थे उनको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जी, क्योंकि वो पैसा आपका बहुत अग्रेसिवली काम कर रहा था और आपने उसको काम करते करते बीच में रोक दिया। आपके पास में उसका बैकअप तैयार नहीं था। सो हम लोग जो सबसे पहले किसी को भी एडवाइस देते हैं तो हम वही एडवाइस देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 6 महीने से लेके 1 साल तक के एक्सपेंसेस आपके पास में एज ए इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए जी। द आइडिया ऑन दैट फंड इज नॉट टू जनरेट द रिटर्न्स, इट विल जनरेट द रिटर्न्स एटलीस्ट टू फिक्स डिपॉजिट लेवल और सेविंग्स अकाउंट लेवल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उस पैसे का पर्सपेक्टिव ये है कि कभी अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जावे तो आपको आपके बाकी की चीज़ों को हाथ ना लगाते हुए इसके अंदर से आप यूज़ कर सकते, ताकि आपके जो दूसरे चीज़ों के लिए पैसे लगे हुए हैं
जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, जो आने ही वाले उस पर्टिकुलर समय पे, आपको उसको बीच में ब्रेक करने की ज़रूरत ना पड़े। सेकंड, आपने जो एक स्टेटमेंट दिया कि कुछ लोग थे जिन्होंने पिछले 1 साल में बाजार में पैसा भी बहुत लगाया जी, तो ये वो लोग थे जिनके बाकी सारी चीज़ें बराबर भरी हुई थी और जो उनके पास सरप्लस पैसा था वो पैसा उन्होंने डाला। सो दे वर हैविंग इमरजेंसी फंड एज वेल विद देम कि भाई अगर कुछ कम ज़्यादा पड़ा तो मैं इसको हाथ लगा लूँगा जी, मेरे खर्चे भी कम हो चुके हैं, मैंने अपने आप को इंश्योर्ड भी करके रखा हुआ है, मैंने अपना मेडिक्लेम भी लेके रखा हुआ है, मैंने मेरे बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स को भी बराबर तरीके से प्लान करके रखा हुआ है, और अब जो सरप्लस पैसा है इस पैसे के साथ में मैं रिस्क ले रहा हूँ और इस पैसे को मैं बाजार में लगा रहा हूँ। सिर्फ यूरोपियन नेशंस में एक चीज़ जो देखी जाती है वो महंगा घर, महंगी गाड़ी, महंगी लाइफस्टाइल वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। वो साधारण जीवन जीते हैं, वो साल में 1 या 2 बार रहता है उनका, एक क्रिसमस रहता है और एक आध जन्मदिन या एनिवर्सरी टाइप्स वक्त रहता है जब वो लोग एक बहुत सारा पैसा जेब से निकालते हैं। नहीं तो दे बिलीव इन सेविंग, दे बिलीव इन इन्वेस्टमेंट्स। ट्रू। सर ये चलन हमारे देश में क्यों नहीं आता? मतलब अगर हम कंपेयर करें, क्यों हमारे देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को उतना ज़्यादा, या फिर जो जो सही तरीका है इन्वेस्टमेंट का जो आप समझा रहे हैं आज, वो तरीका क्यों लोग अडॉप्ट नहीं करते? बाहर के देशों में ना सोसाइटी प्रेशर नहीं है। अच्छा। अपने यहाँ पे सोसाइटी प्रेशर ज़्यादा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप मानो 5 क्लोज फ्रेंड्स हो, 5 में से 2 ने नई गाड़ी ली, तो अपने आप बाकी के लोगों को ना कहीं वो मन में लगना शुरू हो जाता है कि यार मैंने भी नई गाड़ी लेनी चाहिए। बराबर बराबर। बाहर के देशों में सेविंग्स रेशियो ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि बाहर के देशों में बहुत सारी चीज़ें उनकी गवर्नमेंट की तरफ से टेकन केयर ऑफ है जी। जैसे मेडिकल हो गया, एक डिसेंट स्कूल में एजुकेशन का खर्चा जो है वो भी स्पॉन्सर्ड होता है जी। अपने यहाँ पे वो चीज़ नहीं, अपने यहाँ पे सब कुछ खुद को करना पड़ता है। बोलने के लिए दुखद भी है और सुनने वाली भी है और समझने वाली भी है जी। हमारे यहाँ वो सिचुएशन है कि अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो आपको बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है, खुद को ही करना पड़ेगा जो करना है। आप जितना अपने आप को डिसिप्लिन रखोगे उससे आपका और आपके परिवार का भविष्य उज्जवल होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा कोई आके ध्यान नहीं देने वाला। होने को हो सकता है कि आप आयुष योजना के अंदर आप कवर्ड भी हो जी, आप गवर्नमेंट वाले इसमें कवर्ड भी हो, लेकिन हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक कि यू कैन गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू टेक द ट्रीटमेंट? जो आपने बोला ना कि कोरोना के पीरियड में लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों के बिल भी दिए जी। वाई? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो किस तरह से काम करती है। सो इफ़ यू नो एवरीथिंग देन व्हाई डोंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट? अंडर विच इल्यूजन आर यू लिविंग कि आपको आगे चल के कौन आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देगा? अभी ऐसे काफ़ी जान पहचान में क्लोज ऐसे सिनारियोज भी हुए जहाँ पे अर्निंग मेंबर जो था कोविड की वजह से उसकी डेथ हो गई जी। लेकिन उस बंदे ने लाइबिलिटीज़ तो बहुत लेके रखी थी, खुद को उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दे के नहीं रखा था, और आज वो पूरा बर्डन जो है वो उनकी फैमिलीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। यंग चिल्ड्रन एट होम, उनका एजुकेशन जी गॉन फॉर अ टॉस। द लोन दैट ही हैज़ टेकन to get a house that has come under scanner जी। The financial and the social security of his family members also gone for a toss. Who is responsible for this? The earning member जी। क्योंकि जब समय था तब he did not do anything about it, and then when the situation turned, then probably the family is facing the consequences. सुपर, वेल सेड। अब वन पेज प्लान तो सब तैयार हो गया, अब आगे कैसे बढ़ें?
आगे बढ़ने के लिए जैसा अजिंक्य मनोज वाडे बोल रहे हैं, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? एवरी टाइम इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप राइट टाइम का इंतज़ार करते हुए बैठोगे तो प्रोबेबली वो राइट टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि किसी की नज़र में वो राइट टाइम रहेगा, किसी की नज़र में वो रॉन्ग टाइम रहेगा। जी। आप जब टीवी खोल के बैठते हो ना सुबह, पहला सौदा या CNBC आवाज़ या जो भी चैनल आप खोल के देखो, आप जितने भी लोग उसमें रेगुलर आते हैं, रोज़ जो आते हैं, डेली फीचर वाले जो लोग रहते हैं, आप उनके सिर्फ 8 दिन के स्टेटमेंट एनालाइज करना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 50% ऑफ द टाइम दे आर राइट एंड 50% ऑफ द टाइम दे आर रॉन्ग। व्हाट इफ आप उनकी रॉन्ग एडवाइस को फॉलो करके इन्वेस्ट करके बैठ गए? दुनिया में हर तरीके के लोग हैं प्रेडिक्शन देने वाले। कोई बोलेगा कि बाजार और ऊपर जाएगा, कोई बोलेगा कि बाजार मंदी में जी। तो हमारे शेयर मार्केट में बहुत अच्छी टर्म यूज होती है, बुल्स एंड बेयर्स जी। जो लोग तेजी में बैठे होते हैं उनको बुल्स बोलते हैं, जो लोग मंदी में बैठे होते हैं उसको बेयर्स बोलते हैं। जब ये संतुलन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तब या तो बाजार में रैली आती है या तो बाजार में गिरावट आती है जी। और जब ये संतुलन एकदम मैच्ड रहता है तो हम फ्लैट मार्केट्स देखते हैं, क्योंकि ये पूरा गेम जो है, ये पूरा गेम है डिमांड और सप्लाई का। सो देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल बी स्टेइंग right to their predictions, there will be people who will be wrong to their predictions. The idea is to understand आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कितनी स्पीड में जाना है। कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे, आप लेके बैठो ना, 10 पेटी लेके बैठो, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि साहब इसमें पैसा लगाओ, इसमें 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा जी। कुछ कंजर्वेटिव लोग आपको जो कोई चीज़ देने के लिए आएंगे वो ये बोलेंगे कि साहब 7% में FD करो ना, पैसा आराम से कुछ समय के बाद में डबल हो जाएगा। आपको ये देखना है कि आपको 7% वाले को फॉलो करना है या आपको तेजी वाले को फॉलो करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। आपको जाना है यहाँ से दूसरे शहर, आप चाहो तो हाईवे पे गाड़ी 150 की स्पीड में भी चला सकते हो, आप चाहो तो 70 की स्पीड में भी चला सकते हो। दोनों ही सिचुएशन में पहुँचोगे आप अपनी डेस्टिनेशन पे ही, लेकिन चांसेस ऑफ गेटिंग caught into an accident will be more high when you drive at a high speed, and the chances that you will be reaching safely is with the low speed. तो क्या इसमें कोई जीता या कोई हारा? The answer is no. दोनों को पहुंचना वहीं था और वो वहीं पहुंचे। कोई जल्दी पहुंच गया लेकिन हाथ पैर तोड़ के पहुंचा, और कोई लेट पहुंचा, सही सलामत पहुंचा। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, लेट पहुंचना लेकिन सेफ पहुंचना, सर इन्वेस्टमेंट की जब बात होती है तो सर दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों ही तरीके गलत हैं, कौन सा तरीका अपनाएं? ये आखिरी सवाल होगा आपसे। अपने खुद को एनालाइज करने के बाद, अगर आपका, देखो मैंने इसीलिए बोला कि अगर आप जल्दी शुरू करोगे ना तो आप 10-15 साल 20 साल काम करके फ्री हो जाओगे जी। रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये दोनों में बहुत डिफरेंस। रिटायरमेंट कम्स कंपलसरी बाय द एज जी। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क बना हुआ है कि 58, 60 ये जो एज पहुँचती है ये रिटायरमेंट एज गिनी जाती है जी। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी स्टेज है जो आप 30 की एज में भी पा सकते हो, 35 की एज में भी पा सकते हो, 40 की एज में भी पा सकते हो जी। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे जाओगे तो आपका आने वाला जीवन बहुत सुखद रहेगा, क्योंकि तब आपको पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देयर आर सम पीपल जो 70 की एज में पहुंच गए लेकिन आज भी वो काम कर रहे हैं जी। वो बोलने के लिए बोलते हैं कि हमको काम करना अच्छा लगता है। द करेक्ट पर्सपेक्टिव टू लुक एट इट इज़ दैट कि अगर उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो उनका काम चलना बंद हो जाएगा, सर्वाइवल कठिन हो जाएगा, क्योंकि दे वर्क फॉर देयर रिटायरमेंट, दे डिड नॉट वर्क फॉर देयर फाइनेंशियल फ्रीडम। And to all the young investors out there, the best is start early, stay disciplined for another 10 years, 15 years, 20 years, and आप फ्री हो जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है आपको 58-60 तक के काम करने की। हम वॉरेन बफे का एग्जांपल देते हैं, लेकिन आज वॉरेन बफे 90+ है जी, राइट। उनकी वेल्थ बनना उन्होंने शुरू की थी जब वो 14-15 साल की एज में थे।
और आज वो 90 में पहुंचे तब वो जाके इतने समय में पहुंचे। तो जब उन्होंने इतना समय दिया तो कोई भी आज उनकी सिर्फ वेल्थ को देखता है कि यार वो इतना बड़ा आदमी है, लेकिन उसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और उसने उसके कितने साल लगाए उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, उससे कोई नहीं सीखना चाहता। क्योंकि इन्वेस्टिंग इज़ वेरी बोरिंग। इफ़ यू वांट टू हैव सुपर नेचुरल रिटर्न्स देन ट्राई लास वेगास। ये सही था। एक आखिरी सवाल, एक प्राइवेट मैसेज आया, उसका मैं पूछ लेता हूँ आपसे। ये आखिरी सवाल होगा सर। लुकिंग एट पेंडेमिक, लुकिंग एट द कमिंग टाइम, people who haven't started doing their investment, haven't planned SIPs, mutual funds, what do you suggest them? How to start? Start it immediately. What amount to start? Amount after going through your one-page plan, it will be better to decide. क्योंकि आज अगर मैं आपको बोल दूं कि आप 10,000 की अमाउंट से स्टार्ट कर दो, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी 50,000 की है तो वो अंडर सेलिंग हो जाएगी जी। वही अगर मैं आपको 50,000 के अमाउंट से बोल दूं और आपकी कैपेसिटी अगर 20,000 की है तो आप उसको वैसे ही नहीं स्टार्ट करोगे। सो इट्स बेटर दैट यू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र और यू कैन विजिट आवर ऑफिस एट धंतोली 502 सत्यम अपार्टमेंट्स। वी कैन हेल्प यू गो थ्रू अ फाइनेंशियल प्लान। वी कैन मेक दैट वन पेज प्लान फॉर यू, जहाँ पे हम कॉन्क्रीट बात करेंगे, आंकड़ों पे बात करेंगे, डेटा पे बात करेंगे। और जब डेटा पे बात करेंगे ना तो आपको मज़ा बहुत आएगा। Sir, apart from your address, how can someone reach out to you via a phone call? You can reach out to me on 7722046442. That's my mobile number. And you can also drop me an email on ajay@wealth-insight.in. सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने वन पेज प्लान पे बात करी। आज फिर आपने एक जागरूकता फैलाई कि अर्ली जागना ज़रूरी है और जागकर आज इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, सही तरीके का इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि वक्त पलटते देर नहीं लगती। जब जागो तब सवेरा, और जब जागो तब सवेरा। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी और हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राज। अजय पटवारी सर से आज बात करके 2-3 बातें समझ में आ गई। एक तो ये जो मैंने यूरोपियन और हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ और हमारी कंट्री का जो एक फेस ऑफ करने की कोशिश करी, कंपैरिजन करने की कोशिश करी। उनकी सोसाइटी अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक चीज़ तो है, एक सोशल प्रेशर। अगर और ये स्पेशली आता है, पहले सिर्फ ये आंखों को चुभने वाली बात हो जाती है, लेकिन आजकल दिल को चुभ जाती है कि भाई अगर पड़ोसी के घर में एक नई चमचमाती कार आई है तो हम उससे बड़ी महंगी कार लें। अगर उसने सोने के झुमके पहने तो हम उससे बेटर झुमके लें। अगर उसने वो लोग छुट्टियां मनाने गोवा गए तो हम स्विट्ज़रलैंड जाएं। ये सोशल कंपैरिजन जो है ये बड़ा ख़तरनाक है और वाकई में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ये, क्योंकि होता ये है अमूमन कि हम उस रेस में दौड़ते हैं और उस रेस में एक्चुअली में दिन के आखिरी में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। लेकिन मैराथन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप जितने जल्दी दौड़ना शुरू करेंगे और जितने कंसिस्टेंट रहेंगे, एक वक्त आएगा जब आप अपनी वो लाइन तक पहुँचेंगे तो आपको खुद को एहसास होगा कि शायद मैं बिल्कुल सही दौड़ा। और ये बहुत कम लोग हैं। वॉरेन बफे ये बात सिखाते हैं बार बार आकर कि कोई भी चीज़ उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सिवाय आपके वेल्थ के, और वो वेल्थ जो सिक्योर्ड वेल्थ हो। आज अजय पटवारी सर ने आपको अपना नंबर दिया है, आज अजय पटवारी सर ने अपनी बात आपके सामने रखी है। आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से अपने फाइनेंसेस, किस तरह अपने इन्वेस्टमेंट्स, किस तरह अपने फ्यूचर को देखते हैं, ये अब चाबी आपके हाथ में। ताला आपके सामने है, चाबी आपके हाथ में है, आपको बस ताला खोलना है। जितने जल्दी खोलेंगे उतने जल्दी आगे बढ़ेंगे। कल शाम को 5 बजे होगी एक खास मुलाकात किसी खास व्यक्ति के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें परिवार के साथ। और अब परिवार के बारे में एक अलग नज़रिए से सोचें। वो कहते हैं ना कि बहुत सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ज़मीन, इस सब के रेट्स गिरते हुए आपने देख लिए, लेकिन एक रेट जो नॉन ट्रेडिशनल ग्रोइंग मार्केट का है, इन्वेस्टमेंट का है, वो आप तक ने नहीं देखा।
एक बार वो भी करके देखिए और अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखिए। और तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।